स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो थर्ड चैप्टर के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है इस तरह आ जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है और लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन को हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं और इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इसकी क्या फंक्शनैलिटी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैपिंग द कंसेप्चुअल मॉडल टू द स्ट्रक्चर ऑफ टारगेट डीबीएमएस। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमें मालूम है, ये एक इस तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने कंसेप्चुअल मॉडल को टारगेट डीबीएमएस पर मैप करते हैं। और आपको पता है कि स्टूडेंट, कि कंसेप्चुअल मॉडल इस तरह के मॉडल को कहते हैं जिसमें हम अपनी इंटिटीज और इनके दरमियान रिलेशनशिप्स को डिफाइन करते हैं, यानी डिफरेंट इंटिटीज और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो हम कंसेप्चुअल मॉडल में डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ईआर डायग्राम को डिस्कस किया था, तो वो एक कंसेप्चुअल मॉडल था, हमारे पास एक टूल था जिसकी बेस पर हम कंसेप्चुअल मॉडल को रिप्रेजेंट करते थे। तो जो हमारा लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन होता है, इसमें हम इस कंसेप्चुअल मॉडल को एक लेवल और ऊपर लेके जाते हैं ताकि हम अच्छी तरह से अपने टारगेट डीबीएमएस को अंडरस्टैंड कर सकें। तो स्टूडेंट, कंसेप्चुअल मॉडल हमने देखा कि इस तरह के मॉडल को कहते हैं जिसमें हम अपनी इंटिटीज़ को और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं उनको लॉजिकल तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वो डाटा मॉडल होता है जिसके लिए हमें अप्रोप्रिएट डीबीएमएस की ज़रूरत होती है और हमें जो एक करेक्ट डीबीएमएस है उसको सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि मार्केट में अगर हम डीबीएमएस की बात करें तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि स्मॉल स्केल से लेके लार्ज स्केल तक अवेलेबल होता है। तो हमें अपनी डेटाबेस के मुताबिक एक ऐसा लेवल सेलेक्ट करना होता है जो कि हमारे मॉडल को इजीली प्रोसेस करे। और हमारे अगर डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस है तो हमारे जो डाटा है उनको टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करे। तो हमारा जो टेबल की फॉर्म में जब डाटा स्टोर होगा तो हमारा डीबीएमएस जो है हम उसको नॉर्मलाइज करेंगे, नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस करेंगे। तो ये वो रिलेशंस होते हैं जो कि हमारे टेबल्स में से अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को रिमूव करते हैं। तो हमने देखा कि जो लॉजिकल डेटाबेस मॉडल है वो एक डिटेल मॉडल होता है, इसलिए लॉजिकल डेटाबेस मॉडल में हमारे पास जो डाटा होता है उसकी डेफिनेशन स्टोर होती है। मींस कि हमने किस किस्म का डाटा हमें चाहिए होगा, वो उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी डेफिनेशन स्टोर होती है। इसके अलावा इट आल्सो कंटेन्स द रूल्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ द डाटा। जो रूल्स होते हैं, यानी अगर हमने कोई कंस्ट्रेंट्स लगाए हैं तो वो भी हम लोग लॉजिकल मॉडल में डिफाइन करते हैं। इसके अलावा किस किस्म का टाइप का डाटा है, मसलन टीचर है, टेक्स्ट है, ये किस किस्म का डाटा है वो भी हम लोग लॉजिकल मॉडल में डिफाइन करते हैं। तो ऑल इंटिटीज, देयर एट्रीब्यूट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स आर डिस्क्राइब इन लॉजिकल मॉडल इन डिटेल। जितने भी इंटिटीज होते हैं उनके एट्रीब्यूट्स और उनके रिलेशनशिप जो हमने पहले कंसेप्चुअल मॉडल में डिफाइन किए होते हैं, लेकिन उधर हमने इतनी डिटेल से डिफाइन नहीं किए होते। अब यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल से उसको डिफाइन करते हैं। और इसके अलावा ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है कि किस किस्म का जो डाटा है हमारी डेटाबेस में स्टोर होगा। तो जैसा कि हमने देखा कि ये लॉजिकल मॉडल जो होता है एक बहुत ज़्यादा बिल्डिंग ब्लॉक है जब भी हम अपनी डेटाबेस को डिज़ाइन। देयर आर 4 स्टेप टू डेवलप अ लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, और ये 4 स्टेप कौन से हैं? जो फर्स्ट स्टेप है वो है रिप्रेजेंट इंटिटी, सेकंड स्टेप है रिप्रेजेंट रिलेशनशिप, और थर्ड स्टेप है मर्ज रिलेशन, जिसमें हम अपने रिलेशंस को मर्ज करते हैं ताकि हमारे टेबल्स और रिलेशन रिड्यूस हो सकें। इससे कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है हमारी डेटाबेस की। और फोर्थ स्टेप है नॉर्मलाइज रिलेशन। तो स्टूडेंट, इन
4 स्टेप को इन सीक्वेंस में परफॉर्म कर कर हम लोग अपना लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन प्रिपेयर करते हैं। अब हम इन स्टेप को डिटेल से डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप है वो है रिप्रेजेंट एंटिटीज़ का, जिसकी स्टेटमेंट है कि ईच एंटिटी इन ईआर डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड हैज रिलेशन इन रिलेशनल मॉडल। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक कंसेप्चुअल मॉडल बनाया था जिसमें हमने एक ईआर डायग्राम ड्रा की थी। तो इस ईआर डायग्राम में जितनी भी एंटिटीज होंगी उनको हम अपने लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर उसके इक्विवेलेंट रिलेशंस में चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक एंटिटी है एम्प्लॉय और इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो है एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस एंड बर्थ डेट। हम लोगों ने ये डायग्राम ड्रॉ की थी जब हमने अपना कंसेप्चुअल मॉडल बनाया था इन प्रीवियस लेक्चर्स में। तो अब हम जब हम इसको इन जब हम लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन को प्रिपेयर करते हैं तो ये जो ईआर डायग्राम बनाई थी, अब हम इस डायग्राम के थ्रू इन इंटिटीज़ को इसके इक्विवेलेंट रिलेशंस में चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसा कि यहाँ पर जो हमारे पास ये इंटिटी है, जब हम इसको इसके इक्विवेलेंट रिलेशन में चेंज करेंगे तो ये कुछ इस तरह हमारे सामने बनेगा। जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास एक रिलेशन हमने बना लिया है, ये एक टेबल बना लिया है जिसमें जो इस एंटिटी के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इसके कॉलम बन गए हैं। जैसे एम्प्लॉय आईडी पहला कॉलम बन गया है, नेम दूसरा कॉलम, एड्रेस तीसरा कॉलम और बर्थ डेट चौथा कॉलम बन गया है। तो जो इस एंटिटी का नाम था वो इस टेबल का या इस रिलेशन का नेम बन जाएगा। तो हमने देखा कि जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं एंटिटीज़ को लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में, तो इस प्रोसेस में जो नेम ऑफ द एंटिटी होता है वो नेम ऑफ द रिलेशन बन जाता है और जो एट्रीब्यूट्स होते हैं एंटिटी के वो कॉलम्स बन जाते हैं रिलेशंस के। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि जो एट्रीब्यूट थे वो इस रिलेशन के कॉलम बन गए और जो नाम था एंटिटी का वो इस रिलेशन का जो है वो नेम बन गया। इसके अलावा द आइडेंटिफायर ऑफ एंटिटी टाइप बिकम्स द प्राइमरी की ऑफ द रिलेशन। जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास जो ये आइडेंटिफायर था एम्प्लॉय आईडी, वो रिलेशन की प्राइमरी की बन जाती है। तो यही चीज़ होती है लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में। हम जब कहते हैं कि हम कंसेप्चुअल मॉडल को रिलेशंस में चेंज करते हैं तो इसमें हम डिटेल बताते हैं कि हमने कौन सी प्राइमरी की बनाई है। तो जो रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स होते हैं एंटिटी के वो नॉन की एट्रीब्यूट्स बन जाते हैं रिलेशन के। तो ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप जिसमें हमने देखा कि हम अपनी एंटिटीज को जो हमने ई आर डायग्राम्स में डिफाइन की होती हैं उसको हम इसके रेलिवेंट रिलेशंस में या टेबल्स में चेंज कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है रिप्रेजेंट रिलेशनशिप। जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में देखा कि हमने अपने जो इंटिटीज़ थी उनको हमने उसके रेलिवेंट रिलेशंस में चेंज किया, इसी तरह हम रिलेशनशिप को भी जो है डिफाइन करेंगे लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में। और इस सेकंड स्टेप के अंदर जिसका नाम है रिप्रेजेंट रिलेशनशिप, इसमें हम इन रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जो ईच रिलेशनशिप इन ई आर डायग्राम मस्ट आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन रिलेशनल मॉडल। जब हम रिलेशनल मॉडल की बात करते हैं तो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में तो हम तमाम जो ई आर डायग्राम में रिलेशनशिप्स होते हैं उनको भी प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास दो एंटिटीज़ थी एम्प्लॉय एंड कार, और अगर हमने इन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप दिखाया है और ये रिलेशनशिप के अंदर जो हमारे पास रिलेशनशिप वो ये है कि एम्प्लॉय के पास मैक्सिमम भी एक कार है और मिनिमम भी एक कार है। इसी तरह अगर हम कार साइड से एम्प्लॉय का रिलेशनशिप देखें तो उसमें भी मैक्सिमम वन है और मिनिमम भी वन है। ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है कार्डनैलिटी एंड मोडेलिटी, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड किया था। तो हमने ई आर डायग्राम में ये चीज़ जो थी डिफाइन की थी। और अब जब हम लॉजिकल डिज़ाइन प्रिपेयर करेंगे तो हम इस रिलेशनशिप को इसी तरह टेबल्स में और इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स जो है डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक एम्प्लॉय है तो इसके रिलेशन है एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, बर्थ डेट, यानी एम्प्लॉय के रिलेशन में एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट स्टोर होंगे और इसी तरह कार के रिलेशन में कार के एट्रीब्यूट स्टोर होंगे। अब हमने जब लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में इनका रिलेशनशिप
जो है क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम ये जो एम्प्लॉय आईडी है वो यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, यानी ये जो प्राइमरी की है एम्प्लॉय टेबल की, वो एज अ फॉरेन की जो है कार आईडी में यूज़ होगी। तो हमने देखा कि हमने जो एम्प्लॉय आईडी था वो शिफ्ट कर दिया कार के टेबल में। इस तरह ये एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय टेबल की प्राइमरी की होती है, और जो हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है कार टेबल में वो एज अ फॉरेन की इस्तेमाल हो रही है। तो इस तरह विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की हम लोग रिलेशनशिप जो है वो डिफाइन करते हैं बिटवीन टू टेबल्स, टू रिलेशन। तो इसको हम कहते हैं रिप्रेजेंट रिलेशनशिप। तो हमने देखा रिप्रेजेंट रिलेशनशिप में हम लोग जब एंटिटीज हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस एंड टेबल्स और विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की। जो ये रिलेशनशिप होता है या ये रिप्रेजेंटेशन होती है, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ द रिलेशनशिप पे। मींस के रिलेशन में वेरी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कहाँ कहीं पर मैनी टू मैनी रिलेशन होता है और कहीं पे जो होता है वन टू मैनी रिलेशनशिप होता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या होगी। सम केसेस में जो रिलेशनशिप है हम क्रिएट करते हैं दो टेबल्स के दरमियान विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की, जैसा कि अभी आपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि हमने विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की जो था इन दो रिलेशंस के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप जो है वो बनाया। तो विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, और कुछ केसेस में हम ये जो न्यू रिलेशन है वो क्रिएट करते हैं विद दी हेल्प ऑफ प्राइमरी की, लेकिन ये प्राइमरी की के लिए हम एक अलग से रिलेशन बनाते हैं, एक अलग से टेबल बनाते हैं, यानी कि एक अलग से टेबल क्रिएट किया जाता है रिलेशनशिप्स को या डिफाइन करने के लिए। और इस टेबल को हम जंक्शन रिलेशंस या जंक्शन टेबल का नाम देते हैं, यानी जो न्यू रिलेशन होता है इसको हम जंक्शन टेबल या जंक्शन रिलेशन का नाम देते हैं। जैसे हमारे पास एक रिलेशन है बुक और एक रिलेशन है ऑथर्स। तो या हम टेबल भी कह सकते हैं, एक टेबल है बुक और एक टेबल है ऑथर। और अब हमने इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप बनाना है, तो हमने एक टेबल अलग से बनाया जिसका नाम हमने रखा जंक्शन टेबल। आप इस टेबल का नाम कोई और भी रख सकते हैं। और आपने देखा कि यहाँ की प्राइमरी की जो है वो बुक आईडी इस टेबल में आ गई, और टेबल ऑथर की प्राइमरी की ऑथर आईडी जो है वो इस टेबल में आ गई। तो इन दोनों के प्राइमरी की वजह से हम इन दोनों में जो है वो रिलेशनशिप्स जो है वो बना लेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे बुक आईडी जंक्शन टेबल के अंदर जो बुक आईडी और ऑथर आईडी है वो एज अ फॉरेन की जो है वो इस्तेमाल हो रही है। तो हमने देखा कि हम जो ये जो रिलेशनशिप बना सकते हैं या तो प्राइमरी की और फॉरेन की बेस पे बना सकते हैं, या हम एक नया टेबल बनाएंगे, क्रिएट करेंगे जिसका नाम हमने जंक्शन रिलेशन कहते हैं इसको। उसके थ्रू हम लोग जो है ये रिलेशनशिप बना सकते हैं, तो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम अपने थर्ड स्टेप पे जाते हैं जो कि है मर्ज रिलेशनशिप। ये वो स्टेप है जो पॉसिबिलिटी के बेस पर होता है। मींस अगर हमारे कुछ केसेस में हमारे पास जो रिलेशंस होते हैं वो रिडंडेंट रिलेशंस होते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि टू और मोर रिलेशंस में डिस्क्राइब द सेम एंटिटी टाइप के दो या दो से ज़्यादा रिलेशंस जो हैं वो एक ही एंटिटी टाइप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिससे हमारे रिलेशन में रिडंडेंसी आ जाती है। और आपको पता है कि रिडंडेंसी जो है इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमारा ये काम होता है कि हम इन रिलेशंस को की रिडंडेंसी को ख़त्म करें, और हम इन रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए हम इन रिलेशंस को मर्ज कर देंगे। और इस प्रोसेस का एक और नाम भी होता है जिसको हम व्यू इंटीग्रेशन का नाम देते हैं। ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि व्हाट इज व्यू इंटीग्रेशन। तो याद रखिएगा जब हम रिलेशंस को मर्ज करते हैं टू रिमूव द रिडंडेंसी, तो हम लोग इन इस प्रोसेस को व्यू इंटीग्रेशन का नाम देते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि हम किस तरह रिलेशंस को मर्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट, या एक रिलेशन है स्टूडेंट जिसके एट्रीब्यूट्स हैं रोल नंबर, नेम एंड ड्रेस। और एक रिलेशन है स्टूडेंट वन जिसके एट्रीब्यूट है रोल नंबर, क्लास और डेट ऑफ बर्थ। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रोल नंबर वाला एट्रीब्यूट है
वो दोनों रिलेशंस में सेम है, तो ये एट्रीब्यूट रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों रिलेशंस को आपस में मर्ज कर देंगे और मर्ज कर कर एक न्यू रिलेशन बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, रोल नंबर, क्लास नेम, डेट ऑफ बर्थ और ड्रेस के नाम से हमने एक न्यू रिलेशन बना लिया, यानी एक स्टूडेंट नाम का रिलेशन बनाया और इसके एट्रीब्यूट्स हमने रखे, रोल नंबर, क्लास नेम, डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर पहले हमारे पास दो टेबल्स है, अब इनका जो नंबर है वो एक हो गया है। इससे क्या होगा, जब हम अपने मर्ज कर देते हैं रिलेशंस को, तो हमारी जो डेटाबेस की कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाती है और इनके मर्ज करने से हमारे डेटाबेस के स्ट्रक्चर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ना ही हमारा डाटा लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से हम बड़ी आसानी से इन दोनों रिलेशंस को मर्ज कर सकते हैं। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक रिलेशन है एम्प्लॉय वन, जिसके एट्रीब्यूट्स हैं एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस एंड फ़ोन। और दूसरा रिलेशन है एम्प्लॉय टू, जिसके एट्रीब्यूट्स हैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, डेजिग्नेशन एंड डेट ऑफ बर्थ। तो अगर आप यहाँ पे इन दोनों रिलेशंस को देखें तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और जो एड्रेस वाली फील्ड्स हैं ये आपस में मिल रही हैं। ये एक ही हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ पर रिडंडेंसी की प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम इन दोनों रिलेशंस को आपस में मर्ज कर देंगे और एक न्यू रिलेशन बना लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने एक एम्प्लॉय नाम का एक रिलेशन बनाया, जिसके एट्रीब्यूट्स हमने रखे एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, फोन, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ। तो अब आप यहाँ देखें, जो न्यू रिलेशन है इसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो पहले भी यूज़ हो रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहे, जिसकी वजह से रिडंडेंसी की प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ स्टेप पे, जो कि है नॉर्मलाइज रिलेशन। स्टूडेंट, नॉर्मलाइजेशन क्या होती है? जो रिलेशन हम क्रिएट करते हैं स्टेप वन और टू में, तो उसमें हो सकता है कि हमारे पास रिडंडेंसी हो जाए। इससे पहले जैसे कि हमने देखा कि हमने मर्ज रिलेशन में भी रिडंडेंसी को रिमूव किया, तो वो जो रिडंडेंसी हमने रिमूव की थी वो थी अगर एक जैसे एट कॉलम्स हों या एट्रीब्यूट्स हों। तो इसी तरह जब हमारे पास फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप के अंदर कुछ रिडंडेंसीज रह जाती हैं, तो इसकी वजह से हमारे जो टेबल्स हैं उसमें कुछ एनॉमलीज आ जाती हैं, डेटाबेस एनॉमलीज होती हैं, जैसे अपडेशन नहीं करने देगा टेबल को, हमें मॉडिफाई करने नहीं देगा, डिलीट करने नहीं देगा। कुछ जो हम डिलीट करना चाहेंगे हमें डिलीशन की प्रॉब्लम होगी, अपडेशन की और ऐड की प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह के एरर्स को हम एनॉमलीज का नाम देते हैं। जब हमारा डाटा नॉर्मलाइज नहीं होता है तो इसमें एनॉमलीज आ सकती हैं और ये एनॉमलीज आती हैं अननेसेसरी रिडंडेंसी की वजह से। तो हम नॉर्मलाइज रिलेशन में इस रिडंडेंसी को ख़त्म करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन रिफाइंस दिस रिलेशन टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम। जो प्रोसेस होता है नॉर्मलाइजेशन का, उसका काम यही होता है कि वो इन प्रॉब्लम्स को दूर करे, ताकि हमारा जो रिलेशन है वो बिल्कुल ठीक तौर पे हमारे सामने आए, रिफाइन हो, क्लियर हो। तो नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन डेटाबेस। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने डेटाबेस के अंदर अपने डाटा को बहुत एफिशिएंट तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। क्योंकि जब हम अपने डाटा को इन नॉर्मलाइज करते हैं तो इससे हमारे डाटा की जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल हो जाता है और ये हमारे कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को सिंपल बना देती है और हमारे डाटा स्ट्रक्चर में जो एनॉमलीज होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम अपने डेटाबेस को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप बहुत डिटेल से नॉर्मलाइजेशन को 4 चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो अब तक के लिए हमने देखा कि हमने डेटाबेस लॉजिकल डिज़ाइन को परफॉर्म करने के लिए 4 स्टेप्स देखे, जिसमें हमने सबसे पहले एंटिटी को रिप्रेजेंट किया, देन हमने रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया, फिर हमने अगर पॉसिबिलिटी होती है तो हम मर्ज रिलेशनशिप कर देते हैं और लास्ट में हमने अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया। तो स्टूडेंट, ये तो था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको ये पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।